हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत के साथ कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आपको मैं पहले बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत को। इससे पहले कंप्लीट में दोस्तों प्राचीन भारत को पढ़ा चुका हूं। जितना भी प्राचीन भारत में हो सकता था अप टू पीसीएस लेवल और पीसीएस मेंस लेवल मैंने सब कुछ दोस्तों आपको उसमें पढ़ाया है। अब हम मध्यकालीन भारत को पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत में दोस्तों हम जैसे कि सबसे पहले अरबों का आक्रमण, इस्लाम का उदय, भारत में तुर्कों का आक्रमण होता है दोस्तों, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी के बारे में हम दोस्तों पढ़ चुके हैं। अब हम दोस्तों पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत को, जो कि यह 1206 से लेके 1526 तक रहती है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो दोस्तों पहला वंश था जिसका दोस्तों नाम था गुलाम वंश, जो कि यह 1206 से लेके 1290 तक रहता है गुलाम वंश। गुलाम वंश को हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने दोस्तों गुलाम वंश को नहीं पढ़ा है तो उसको देखिए। यकीन मानिए दोस्तों, गुलाम वंश से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते थे या गुलाम वंश या प्राचीन भारत से जुड़े हुए जो पॉइंट पूछे जा सकते थे सबको मैंने अच्छे से कवर किया है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश को दोस्तों मैंने मोर देन दोस्तों इनफ लिखा है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे सभी इसी वीडियो से, केवल सिंगल वीडियो से पूछे जाएंगे। आप इस वीडियो को देखिए, इसके बाद में प्रश्नों को बनाइए। किसी भी बुक से आप प्रश्नों को बनाइए अप टू पीसीएस मेंस लेवल, यूपीएससी की प्रश्नों को बनाइए, इजीली आपसे प्रश्नों को बनेंगे। बस आप कोशिश करिए कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए और प्रॉपर्ली अपने नोट्स बनाइए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि आज की इस वीडियो को, जिसमें हम खिलजी वंश को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था दोस्तों गुलाम वंश, जो कि 1206 से लेकर 1290 तक रहता है। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों हम खिलजी वंश को। खिलजी वंश को जो कि 1290 से लेकर 1320 तक रहता है खिलजी वंश। कब तक दोस्तों? 1290 से लेकर रहता है 1320 तक खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक था दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। एग्जैक्ट आप पूरा नाम इसका याद रखेंगे। क्या नाम था दोस्तों? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था। अब होता क्या है दोस्तों, हम केवल याद रख लेते हैं जलालुद्दीन खिलजी, लेकिन एग्जाम में पूछता है कि पूरा नाम बताइए, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि 1290 से लेकर 1296 तक शासन करता है। करीब कितने वर्ष? 6 वर्षों तक शासन करता है। इसके बारे में दोस्तों आप केवल एक पॉइंट से याद रखेंगे कि यह बड़ा ही उदार प्रवृत्ति का शासक था। उदार प्रवृत्ति का दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने हिंदुओं के पक्ष में कल्याणकारी कार्य किए वह पहला शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन दोस्तों? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पहला शासक था, उदार प्रवृत्ति का था, सीधा साधा शासक था और हिंदुओं के पक्ष में जो कल्याणकारी कार्य किए, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसके बाद में अब थोड़ा सा दोस्तों पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसे एक उपाधि धारण की थी शाइस्ता खां की। शाइस्ता खां की उपाधि जो इसे दी गई थी वह दी गई थी दोस्तों कैकूबाद के द्वारा। किसके द्वारा? कैकूबाद के द्वारा। मैंने दोस्तों पहले ही आपसे कहा है कि इसने पहली वाली वीडियो को आप देखिए, आपको बहुत सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसमें दिल्ली सल्तनत का पूरा स्ट्रक्चर बताया, आखिर किन किन शासकों को हमने पढ़ना है और पूरी डेट्स बताई है, ताकि आप एक स्ट्रक्चर देख के ओवरव्यू क्लियर कर सके और आसानी से फिर समझ सके कैकूबाद कौन है। तो चलिए बात करते हैं। गुलाम वंश के सेकंड लास्ट एक शासक थे जिनका नाम था कैकूबाद। कैकूबाद के शासनकाल में यह एक सैनिक के पद पर थे। कैकूबाद के शासनकाल में जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे यह एक सैनिक के पद पर थे और सैनिक के पद पर रहते हुए इन्हें कैकूबाद के द्वारा शाइस्ता खां की उपाधि दी गई थी। इसके बाद में फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक बनते हैं। चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। आखिर खिलजी वंश का नाम खिलजी क्यों पड़ा? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो पूर्वज थे वो अफगानिस्तान के खल्ज प्रदेश के निवासी थे और इसी कारण इस वंश का नाम पड़ा खिलजी वंश। ठीक है। सुल्तान बनने से पहले जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था वह बुलंदशहर का इक्तेदार था। कौन था दोस्तों? बुलंदशहर का इक्तेदार था। यह प्रश्न दोस्तों कई बार यूपी पीसीएस तथा एमपी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले किस शहर का इक्तेदार था? तो बुलंदशहर का इक्तेदार था। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अब इसके राज्याभिषेक की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किलो खरी महल में करवाया था। कहाँ करवाया था? याद रखेंगे दोस्तों, पूछा गया है।
किलोखरी महल में करवाया गया था, जो कि एक कैकूबाद के द्वारा बनवाया गया था। किलोखरी महल को किसने बनवाया था? कैकूबाद ने बनवाया था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? तो किलोखरी महल में करवाया था, जो कि दिल्ली में अवस्थित है। अब दोस्तों थोड़ा सा और देखते हैं गुलाम वंश से। गुलाम वंश के शासक कैकूबाद के द्वारा उपाधि कौन सी दी जाती है? शाइस्ता खां की। और कैकूबाद का पुत्र था, कैकूबाद का पुत्र था जिसका नाम था दोस्तों क्यूमर्स। क्या नाम था दोस्तों? क्यूमर्स। कैकूबाद का पुत्र था क्यूमर्स। अब होता क्या है कि क्यूमर्स इतना ज्यादा कूटनीतिक शासक नहीं था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक बहुत ही अच्छा योग्य शासक था। और धीरे धीरे हुआ क्या था कि गुलाम वंश, जब मोहम्मद गौरी अपने प्रदेश लौट जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत सौंप कर, तो मोहम्मद गौरी के साथ में ही में बहुत से दोस्तों खल्ज प्रदेश के निवासी भी आए थे, जिन्होंने गुलाम वंश के शासनकाल में खुद को इतना योग्य किया और गुलाम वंश में ऊंचे ऊंचे पदों पर खुद को स्थापित किया। और जैसे ही दोस्तों खल्ज प्रदेश के निवासियों ने सत्ता को ढीला होता देखा, इन्होंने क्या किया? सत्ता को पलट दिया। और यही करता है दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्यूमर्स को अंतिम समय में गद्दी पर बैठालता है, और गद्दी पर बैठाल के वास्तविक शासक खुद बनता है। जबकि इसलिए करता है कि जनता का समर्थन हासिल कर सके। वास्तविक शासक खुद बनता है और जनता के कल्याण के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं चालू करता है, जैसे जनता इसके रुख में आ जाए, इसके पक्ष में वोट देने लगे। और कुछ समय के बाद यह क्या करता है कि कैमूर्स को गद्दी से हटाकर खुद शासक बन जाता है और कैमूर्स की हत्या करवा देता है। इस तरीके से हम आते हैं गुलाम वंश से खिलजी वंश में। थोड़ी सी कहानी है जो आपको दोस्तों समझ में आई होगी। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था। पहली बार संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। छोटे छोटे से पॉइंट है जो दोस्तों मैंने नहीं भी लिखे होंगे, क्योंकि वोट तो उतना ही, अगर मैं ज्यादा लिख दूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो जो मैं बोलता हूं उसको भी ध्यान से आप सुनिया करिए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है जो मैंने नहीं लिखे हैं, मैं आपको बोल के बताऊंगा, तो आप अपने नोट्स में लिख लेंगे। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि 1290 से लेकर 96 तक शासन करता है। उपाधि धारण करता है शाइस्ता खां की, जो कि कैकूबाद के द्वारा दी गई थी। इसके बाद में खिलजी वंश कैसे नाम पड़ता है? अफगानिस्तान के खल्ज प्रदेश के निवासी थे। सुल्तान बनने से पहले बुलंदशहर का इक्तेदार था कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक सीधा साधा शासक था। इसने हिंदुओं के लिए कल्याणकारी जो योजनाएं चालू की थी, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। राज्याभिषेक किलोखरी महल में करवाता है, जो कि कैकूबाद के द्वारा बनवाया गया था। और किलोखरी को ही राजधानी यह बनाता है। अगर बात करें दोस्तों, एक और पॉइंट पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा वृद्ध शासक कौन था? तो कौन था? वह दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही था। यह भी पॉइंट है। और कभी कभी एसएससी वगैरह में आपसे पूछ लेगा कि दिल्ली सल्तनत का बताइए सबसे वृद्ध शासक कौन था, तो आप फिर कंफ्यूज रहेंगे कि कौन था। लेकिन जब आप एक बार सुन लेंगे और नोट्स में आप अपनी लिख लेंगे, तो यकीनन आपको याद रहेगा कि दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 में गद्दी पर बैठा था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की थोड़ा सा दोस्तों जगह कम है, इसलिए अब मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। 1292 में, कब दोस्तों? 1292 में। एग्जैक्ट डेट मैं यहां पर लिख देता हूं, ये तो आपने लिख ही लिया होगा। 1292 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में होता है दोस्तों मंगोलों का आक्रमण। किसका? मंगोलों का आक्रमण होता है। मंगोलों के आक्रमण का जो दोस्तों नेतृत्व कर रहा था, वह दोस्तों था एक अब्दुल्ला। कौन था? अब्दुल्ला नेतृत्व कर रहा था। फिरोज खिलजी ने अब्दुल्ला को सिंधु नदी के तट पर, कहां पर दोस्तों? सिंधु नदी के तट पर पराजित किया। सिंधु नदी के तट पर अब्दुल्ला को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने पराजित किया। और यहीं से दोस्तों क्या होता है? मुगलों का पतन। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम मुगलों के विद्रोह को किसने दबाया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दबाया। मंगोलों के आक्रमण को सर्वप्रथम किसने दबाया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दबाया। कब आक्रमण हुआ था? 1292 में हुआ था। कहां पर दबाया? सिंधु नदी के किनारे दबाया। अब दोस्तों एक चंगेज शासक था जिसका नाम था दोस्तों उलुग खां। क्या नाम था? उलुग खां। थोड़ा सा है दोस्तों, याद रखेंगे। चंगेज शासक है जिसका नाम है उलुग खां। उलुग खां के साथ यह जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपनी पुत्री का विवाह कर देता है।
और वो लोग जो चंगेज था इसके साथ में दोस्तों 4000 करीब सैनिक थे, 4000 ही बताया जाता है, 4000 सैनिक थे जो कि ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के साथ में आते हैं और दिल्ली में एक नए मुसलमान के नाम से खुद को नया मुसलमान बताते हैं और नए मुसलमान के नाम से एक मुगलपुर में, कहां पर दोस्तों, मुगलपुर में नए मुसलमान के नाम से एक बस्ती बनाकर वहीं पर रहने लगते हैं। यह भी दोस्तों एक पॉइंट है जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से पूछा जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1292 में मंगोलों के आक्रमण को सिंधु नदी के तट पर दबाया, जो कि इस मंगोलों का शासक कौन था, अब्दुल्ला था। उल्लुग खां जो कि एक चंगेज था अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। इसके साथ जो 400 सैनिक कहें या फिर लोग थे वो आते हैं दिल्ली और खुद को नए मुसलमान के नाम से विख्यात करते हैं और कह सकते हैं कि मुगलपुर शहर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों इतना ही दोस्तों हमें पढ़ना है किसमें, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी में। इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले भी कहा कि बहुत से पॉइंट है जो मैंने इसमें नहीं लिखे हैं और मैं आपको बोलता जाऊंगा, आपको लिखना पड़ेगा। मैं आपको कहता हूं कि इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। अब देखते हैं अलाउद्दीन फिरोज खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को। खिलजी वंश में सबसे जो महत्वपूर्ण शासक है वह है अलाउद्दीन खिलजी ही है। अलाउद्दीन खिलजी को आप कैसे समझ सकते हैं, आप दोस्तों याद करिए 2017 में फिल्म आई थी एक पद्मावत, लेकिन उसका नाम फिर बदल दिया, पद्मावती कर दिया था। उसको राजा रतन सिंह जो चित्तौड़ के शासक थे और पद्मिनी उनकी रानी थी, उनके बारे में जो खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया है वही अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ताकि दोस्तों आप थोड़ा सा रीड कर पाएंगे तो आसानी से कहानी के रूप में समझ पाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों जो था 1296 से लेकर 1316 तक शासन करता है। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, समझ में आ रही? अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपनी छोटी पुत्री का विवाह, जैसे कि आपने फिल्म में देखा भी होगा, अपनी छोटी पुत्री का विवाह, जब वो दोस्तों कहते हैं शतरमुर्ग लेके आता है, छोटी पुत्री का विवाह किससे करता है, वह अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से कर देता है। एक तरह से यह दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा भी था और दोस्तों क्या था, दामाद भी था। 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का यह गला काटकर हत्या कर देता है और राज्याभिषेक कराता है अपना, कहां पर दोस्तों, लाल महल में बता दूं आपको कि बलबन के द्वारा यह बनवाया गया था। किसके द्वारा, बलबन के द्वारा लाल महल का निर्माण करवाया गया था और इसी महल में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि अपना राज्याभिषेक करवाता है। राज्याभिषेक करवाने के बाद इसका दोस्तों जो वास्तविक नाम अली तथा गुरसास्प, बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि हमें पता रहता है केवल अलाउद्दीन खिलजी, पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था, तो अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था अली तथा गुरसास्प। शासक बनने के बाद इसने 1304 में सिरी को राजधानी बनाया। किसको दोस्तों, सिरी को, जो कि दिल्ली में ही एक नगर था, सिरी को राजधानी बनाया। और फिरोज खिलजी ने किलो खड़ी को राजधानी बनाया था। इसके बाद में मलिक छच्चू, याद रखेंगे दोस्तों यह भी एग्जाम में पूछा गया है यूपीपीसीएस शायद 2018 में, कि मलिक छच्चू के विद्रोह को दबाने के कारण कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी प्राप्त की थी। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि जो अलाउद्दीन दोस्तों खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था, कहाँ की सूबेदारी प्राप्त हुई थी, तो मलिक छच्चू के विद्रोह को जब दबा दिया था इसने, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा इसे कड़ा मानिकपुर, जो कि हम बात करते हैं शायद प्रतापगढ़ में गंगा घाटी में स्थित है, कड़ा मानिकपुर की इसे सूबेदारी प्राप्त हुई थी। यह दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि शासक बनने से पहले जो अलाउद्दीन खिलजी था कहाँ का सूबेदार था, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, जो कि प्रतापगढ़ में जगह है। इसके बाद में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की उपाधियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य था एक नए धर्म की स्थापना करना और विश्व विजेता बनना। जैसे कि हमने प्राचीन भारत में पढ़ा था सिकंदर के बारे में, जो कि मकदूनिया का शासक था।
सिकंदर जैसे ही विश्व विजेता बनने के चक्कर में निकला था और सिकंदर की ही तर्ज पर यह खुद को विश्व विजेता बनाना चाहता था, लेकिन एक उलमा के कहने पर यह जो दो विश्व विजेता बनना चाहता था इसका उद्देश्य छोड़ देता है, लेकिन इसकी उपाधियां बनी रहती हैं। क्या दोस्तों, द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि एग्जाम में पूछता है किसने धारण की थी, तो किसने धारण की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। अमीर उल मोमिनीन की उपाधि किसने धारण की थी, तो किसने धारण की थी दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। एक दोस्तों इंपॉर्टेंट उपाधि है जिसका नाम है अमीर-ए-तुजुक। अमीर उल मोमिनीन की उपाधि किसने धारण की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। और एक है अमीर-ए-तुजुक। अमीर-ए-तुजुक की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी, लेकिन किसने दी थी, तो इसके जो चाचा थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसे दी थी। किसने दी थी, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दी। थोड़ा सा मैं लिख देता हूं दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा अमीर-ए-तुजुक की उपाधि इसे दी गई थी। फिर इसके बाद में थोड़े से दोस्तों इसने प्रमुख कार्य किए कि धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। धर्म पर सही से दोस्तों सुनेंगे आप, धर्म पर राज्य का नियंत्रण किस शासक ने स्थापित किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था कि धर्म पर, सभी धर्मों पर राज्य का नियंत्रण रहेगा। यह इसने उद्घोषणा करवाई थी, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और प्रशासन व्यवस्था को उलिमा वर्ग जो होते थे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इससे पहले उलिमा वर्ग का प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा योगदान देता था, शरीयत एवं हदीसों के हिसाब से प्रशासन चलाया जाता था। लेकिन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था जिसने उलिमा वर्ग को प्रशासनिक व्यवस्था से अलग कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रशासन से उलिमा वर्ग के प्रभाव को इसने खत्म कर दिया था। अब इसके बाद में कुछ दोस्तों इसने सैनिक सुधार किए। अलाउद्दीन खिलजी को अपने सैनिक सुधारों के लिए भी जाना जाता है। सैनिक सुधारों में इसने सबसे पहले स्थायी सेना की व्यवस्था शुरू की। स्थायी सेना, इससे पहले हम देखते हैं कि सेना को स्थायी नहीं रखा जाता था, जब युद्ध होते थे तभी सेना को रखा जाता था और उसके बाद में सेना फिर चली जाती थी, कोई स्थायी सैनिक नहीं होते थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सेना को स्थायी रखने की व्यवस्था शुरू की, सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था शुरू की। इससे पहले सेना को नगद वेतन ना दिया जाकर जमीन दी जाती थी और कुछ खाद्यान्न वगैरह दिया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देने की व्यवस्था शुरू की। इसके बाद में घोड़े दागने की जो प्रथा शुरू की थी वह किसने शुरू की थी, वह अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। और सैनिकों के, क्यों दोस्तों, किसी दूसरे का घोड़ा ना आ जाए, अगर कोई दूसरे का घोड़ा किसी दूसरे सैनिक का या दूसरे राज्य का घोड़ा आ जाता है या फिर कोई विद्रोह हो जाता है, इसको देखते हुए घोड़े दागने की पहचान के लिए कि हमारा घोड़ा है, घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद में सैनिकों का हुलिया, किस तरीके का सैनिकों का हुलिया, एक पूरा बायोडाटा सैनिक का लिखने की जो व्यवस्था शुरू की थी वह अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। सैनिकों का हुलिया लिखने की व्यवस्था किसने शुरू की थी, तो वह किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था जिसने उत्तर भारतीय राज्यों को जीता और सुदूर दक्षिण भारतीय राज्यों को जीता। कौन था दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सुदूर दक्षिण की विजय की, तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। चलिए अब देखते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए उत्तर भारतीय राज्यों के विजिट को देखते हैं। आपने यह दोस्तों लिख लिया होगा, इसको अब मैं मिटा रहा हूं। जिस तरीके से मैं दोस्तों इस टेबल को बना रहा हूं, आप भी उसी तरीके से टेबल को बना लीजिए। यकीन मानिए, जो यूपी पीसीएस के आप जब मेंस के पेपर देखेंगे या यूपी पीसीएस के 17, 18, 19, 20 के पेपर देखेंगे और हाल ही में जो 23 का पेपर भी हुआ है, उसमें अब देखिए 2022 के पेपर में एग्जैक्ट पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विजित किए गए प्रदेशों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। जब आपको पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी सन में कौन से प्रदेश को जीता था, तभी उस प्रश्न को आप सही कर पाते। यकीनन पीसीएस प्रीलिम्स को निकालना दिन पे दिन दोस्तों बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। जिस तरीके से यूपी पीसीएस में कहे या एमपी पीसीएस में फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्ट पॉइंट के रूप में, अब वो बहुत ज्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं। अब कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछता है और एलिमिनेशन वाले मेथड्स ज्यादा देता है कि आपको एक प्रश्न देगा जिसमें आपको 4 चीजें पूछेगा। जिस तरीके से जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के विजित प्रदेशों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। जब आपको सब पता होंगे तभी तो कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों इस प्रश्न को बहुत ज्यादा बच्चों ने गलत किया था, कुछ ही बच्चे थे जिन्होंने सही कर पाया था। चलिए उन प्रश्नों को भी देखेंगे आगे की वीडियो में। फिलहाल देखते हैं कि आखिर किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने क्षेत्रों को विजिट किया था। तो जैसे मैं दोस्तों टेबल को बना रहा हूं, आप भी बना लीजिए। मैंने यहाँ पर एक सीरीज के रूप में लिखा था, लेकिन मैंने टेबल बना दी यहाँ पे, तो आपको समझने में आसानी रहेगी कि सबसे पहले गुजरात पर, गुजरात के बाद में दोस्तों गुजरात पे कब होता है, गुजरात पे
1299 में आक्रमण करता है। गुजरात का शासक कौन था? कर्णदेव था। कौन था दोस्तों? कर्णदेव था। फिर बाकी बाद में इसके बाद में 1301 में आक्रमण होता है। कहां पर? 1301 में आक्रमण होता है दोस्तों रणथंभौर पर। रणथंभौर पर शासन जो कर रहा था वह कर रहा था दोस्तों हमीरदेव। हमीरदेव कौन था? हमीरदेव परमार वंश चौहान सॉरी दोस्तों चौहान वंश का शासक था। इसके बाद में आक्रमण होता है 1303 में चित्तौड़ पर। चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस समय शासक कौन थे? राजा रतन सिंह शासक थे। और रतन सिंह क्यों आक्रमण किया था? इसलिए किया था दोस्तों कि उनकी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर थी, उसको देखने के लिए आक्रमण किया था। जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा एक लिखे गए काव्य पद्मावत से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और आक्रमण करने के बाद जो चित्तौड़ था, चित्तौड़ का नाम बदलकर दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था वह कर दिया था खिजराबाद। क्या कर दिया था दोस्तों? चित्तौड़ का नाम बदलकर कर दिया था खिजराबाद। खिजराबाद नाम कर दिया था। फिर इसके बाद में मालवा पर आक्रमण करता है 1305 में, जिसमें शासक थे महलदेव। महलदेव दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि इनको पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हो रहा है, तो यह अपने राज्य दरबार का जितना भी सामान था सब भर के मांडू पहुंच जाते हैं। कहां पे दोस्तों? यहाँ पर मांडू पहुंच जाते हैं और मांडी में खुद को स्थापित कर लेंगे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी मांडू पहुंच जाता है, फिर यह दोस्तों आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसके बाद में दोस्तों धार एवं चंदेरी, जहां पर राजपूत शासक थे, जहां पर राजपूत शासक शासन कर रहे थे, इनको जीतता है। यह दोस्तों कहा रहा क्रम उत्तर भारतीय राज्यों को जीतने का। उत्तर भारतीय राज्यों को जीतने का क्रम यह रहा। अब दोस्तों दक्षिण भारतीय राज्यों को जीतने क्रम को हम देखेंगे। यह दोस्तों आप देख चुके होंगे। चलिए इसको मैं मिटाता हूं, फिर आगे की चीजों को हम देखते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं दक्षिण भारतीय विजय के बारे में। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, पॉइंट है दोस्तों याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने दक्षिण भारत की विजय की, कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी था। और दक्षिण भारतीय विजय में, दक्षिण भारत की विजय में जो योगदान दिया है, दक्षिण भारत की विजय में जो योगदान दिया है, जो नेतृत्व किया है सेना का, वह किया है दोस्तों इसके गुलाम मलिक कफूर ने। किसने? मलिक कफूर ने। चलिए फिर से टेबल को बनाते हैं। टेबल से दोस्तों हम याद तो ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन टेबल से दोस्तों हम आसानी से याद कर पाएंगे, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम क्रम से देखेंगे। जैसे कि 1299 में 1299 में क्या हुआ था? 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया, कर्णदेव को हराया। फिर 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया, किसको हराया? याद करिए दोस्तों, पढ़ने से दोस्तों काम नहीं चलेगा। पढ़ तो आप काफी समय से रहे, लेकिन अब हम याद करेंगे। 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया और हमीरदेव का, जो कि चौहान वंश का शासक था, उसको हराया। 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, रतन सिंह को हराया। जानकारी किससे? पद्मावत से मिलती है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। इसके बाद 1305 में मालवा पर आक्रमण किया और मालवा का जो शासक था वह दोस्तों था महलक देव। कौन था दोस्तों? महलक देव। इसके बाद में फिर राजपूत शासकों को पराजित किया। यह दोस्तों रहा उत्तर भारतीय। अब देखते हैं दक्षिण भारतीय जो राज्यों को जीता गया उसका क्रम। दक्षिण विजय में जो अलाउद्दीन खिलजी का नेतृत्व किया है वह किसने किया है? वह मलिक कफूर ने किया है। मलिक कफूर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं जो पूछा जाता है। गुजरात विजय जो 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर जब आक्रमण किया था, तो मलिक कफूर को उसने 1000 दीनार में खरीदा था। क्या दोस्तों? 1000 दीनार में खरीदा था। एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस आक्रमण के समय मलिक कफूर को खरीदा था? तो गुजरात आक्रमण के समय, जो कि कर्णदेव के खिलाफ 1299 में की थी। इसके बाद इतने में खरीदा था, 1000 दीनार का खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दीनारी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह तो जो पॉइंट है मलिक कफूर से पूछे जाता है। अगर आपने जो रणवीर सिंह की जो मूवी है उसको आपने देखा होगा तो यकीनन मलिक कफूर के बारे में आप एग्जैक्ट समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप रहा होगा। ये तो पॉइंट है जो पूछे जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं दक्षिण विजय की, जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर के द्वारा की गई। सबसे पहले देवगिरी पर आक्रमण किया जाता है, फिर तेलंगाना में एक वारंगल जो वंश था, वारंगल पर किया जाता है, फिर द्वार समुद्र में होयसल वंश पर आक्रमण किया जाता है। इसके बाद में फिर चौथा आक्रमण होता है पांड्य शासकों के ऊपर। यह जो 4 वंश हैं इन पर आक्रमण किस तरीके से किया गया वो देखते हैं। पहला आक्रमण होता है दोस्तों देवगिरी पर। देवगिरी के बाद में होता है दोस्तों तेलंगाना या वारंगल पर। याद रखेंगे दोस्तों, वारंगल पर।
वारंगल पर। फिर इसके बाद में वारंगल के बाद में होता है द्वार समुद्र पर। वारंगल या तिरंगला में दोस्तों दोनों लिख देता हूं, तेलंगाना। इसके बाद में होता है दोस्तों द्वार समुद्र पर। द्वार समुद्र जो कि जो शासन कर रहे थे शासक कौन सा वंश था, वह था होयसल वंश। होयसल वंश, होयसल वंश। और इसके बाद में फिर अगला जो आ जाता है, फिर आता है दोस्तों पांड्य वंश। पांड्य वंश, पांड्य वंश। यहां पे दोस्तों हमें बहुत सारी चीजों को याद रखना पड़ेगा। आपसे पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर के द्वारा जीते गए प्रदेशों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। आपको अलग अलग पॉइंट्स के रूप में भी पूछ सकता है कि उदयगिरी पर, या फिर कह सकते हैं कि हम देवगिरी पर कब आक्रमण किया था, देवगिरी के बाद में वारंगल पर कब आक्रमण किया था, समुद्र द्वार समुद्र पर या पांड्य वंश पर कब आक्रमण किया था दोस्तों। तो एग्जैक्ट डेट मैं लिख रहा हूं, याद रखेंगे, क्रमशः आक्रमणों को भी याद रखेंगे। देवगिरी पर दोस्तों 2 बार आक्रमण किया गया। देवगिरी पर दोस्तों 2 बार नहीं 3 बार आक्रमण किया गया। 1296 में, 1307 में और 1313 में। एक 1296 में आक्रमण किया गया, फिर इसके बाद में 1296 के बाद 1307 में आक्रमण किया गया। 1307 के बाद में फिर 1313 में आक्रमण 3 बार किया गया। तीनों बार दोस्तों आक्रमण किया गया है किसके द्वारा, मलिक कफूर के द्वारा। दक्षिण भारत में जितनी भी विजय की गई हैं मलिक कफूर के द्वारा ही की गई हैं, याद रखेंगे दोस्तों। पूछता है कि दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का जो नेतृत्व किया था तो मलिक कफूर ने ही किया था। 1296 में देवगिरी पर आक्रमण होता है। देवगिरी का आक्रमण होता है, शासक था दोस्तों रामचंद्र। कौन था, रामचंद्र। आक्रमण होता है। अब रामचंद्र पर आक्रमण जब होता है तो रामचंद्र एक कह सकते हैं कि कूटनीतिक शासक था और होशियार शासक था। क्या करता है दोस्तों, साम्राज्य को छोड़कर भागता नहीं है। वह देखता है कि हम जीत नहीं सकते सेना से, इसलिए वह एक संधि कर लेता है। संधि में होता क्या है कि एलिचपुर जो कि एक प्रांत था, याद रखेंगे दोस्तों, एलिचपुर प्रांत की जितने भी आय या टैक्स एकत्रित होगा वह सभी किसको दिया जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाएगा। यह संधि होती है और इस संधि के साथ मलिक कफूर इसके राज्य को छोड़ देता है। क्या हुआ था दोस्तों, पहला आक्रमण हुआ था 1296 में। रामचंद्र जो शासक था वह दोस्तों क्या कहता है कि संधि कर लेता है। एलिचपुर प्रांत से जितनी भी आय एकत्रित होगी वह किसको, अलाउद्दीन खिलजी को भेजी जाएगी। तो मलिक कफूर उसे छोड़ देता है। फिर दोस्तों दोबारा आक्रमण कब करता है, दोबारा आक्रमण करता है दोस्तों 1307 में। 1307 में आक्रमण दोबारा क्यों करता है कि जो एलिचपुर की आय अलाउद्दीन खिलजी को देना वार्षिक तय हुई थी वह क्या करता है, रामचंद्र देना बंद कर देता है। क्या करता है, रामचंद्र देना बंद कर देता है। इसलिए दोबारा मलिक कफूर के द्वारा दोबारा आक्रमण किया जाता है। अब इसमें क्या होता है सुनिए, 1307 में जो एलिचपुर की जो प्रांत की आय थी वह देना क्या कर देता है, बंद कर देता है। फिर मलिक कफूर के द्वारा 1307 में दोबारा आक्रमण किया जाता है। दोबारा जब आक्रमण किया जाता है तो यह कहता है कि एलिचपुर की जो प्रांत है आय का हमारी मुख्य साधन है, हम इसको वार्षिक नहीं दे सकते, इसका कुछ हिस्सा हम देंगे। तो मलिक कफूर कहता है कि चलिए हमारे संगे आप स्वयं बात करिए अलाउद्दीन खिलजी से। तो यह दिल्ली आता है मलिक कफूर के साथ में। क्या आता है दोस्तों, मलिक कफूर के साथ में दिल्ली आता है। और यह भी कहा जाता है कि दोस्तों जब 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया था मलिक कफूर ने, उस समय जो रामचंद्र था जो था देसी राजाओं से लड़ने में व्यस्त था, इसलिए इसे संधि करनी पड़ी थी व्यवस्था पूर्वक। इसलिए वह बंद कर देता है। दोबारा से 1307 में आक्रमण होता है। फिर मलिक कफूर के साथ में यह कहा जाता है, दिल्ली जाता है। मलिक कफूर के साथ में यह दिल्ली जाता है। तो मैंने पहले ही बताया यह बहुत ज्यादा होशियार शासक था। अपनी बातों से यह करता है कि अलाउद्दीन खिलजी के मन को जीत लेता है और मित्र बन जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, एलिचपुर की आय जो देता था उसको बंद कर देता है और इसको क्या करता है, एक उपाधि देता है, रामचंद्र को एक उपाधि देता है राय नायर की। किसकी दोस्तों, राय
रायन की उपाधि देता है। राय रायन की उपाधि के साथ में इसे एक दोस्तों जिला भी देता है। कौन सा जिला देता है? नवसारी जिला भेंट करता है। उपाधि देता है और एक भेंट देता है नवसारी जिला। नवसारी जिला इसे भेंट करता है। इसके बाद में दोस्तों होता है 1313 में। 1313 में देवगिरी के आक्रमण को हम दोस्तों बुक्स में तो अलग अलग देखते हैं, लेकिन तीनों आंकड़ों को मैंने इसीलिए साथ में लिखा है ताकि आप याद कर पाए। 1296 में हुआ, 1307 में हुआ, फिर अंततः 1313 में हुआ। 1313 में जब आक्रमण हुआ तो शासन था दोस्तों शंकरदेव का। कौन था शासक? शंकरदेव शासन कर रहा था। और यह शंकरदेव दोस्तों कह सकते हैं कि एक तरह से क्रूर शासक था। भिड़ जाता है मलिक कफूर की सेना से, और मलिक कफूर क्या करता है दोस्तों? कहते हैं कि कुछ समय ही युद्ध शुरू हुआ था कि इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसी के साथ देवगिरी पर जो शासन चल रहा था शासकों का खत्म हो जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी का, खिलजी वंश का अधिकार हो जाता है। शंकरदेव की मलिक कफूर के द्वारा हत्या कर दी जाती है। इसके बाद में शासन आता है, फिर अधिकार किया जाता है वारंगल के ऊपर। वारंगल जो कि तेलंगाना में था। वारंगल पर कब अधिकार किया जाता है? तो वारंगल पर अधिकार किया जाता है 1309 में। कब दोस्तों? 1309 में वारंगल पर अधिकार किया जाता है। वारंगल पर 1309 में अधिकार किया जाता है। उस समय वारंगल पर जो शासन कर रहा था वह था दोस्तों प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव शासन कर रहा था। प्रताप रुद्र देव जो कि किस वंश का था? काकतीय वंश का। किस वंश का था? प्रताप रुद्र देव काकतीय वंश का था। काकतीय वंश का। 1309 में वारंगल पर, तेलंगाना पर मलिक कफूर के द्वारा अधिकार, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि आक्रमण किया जाता है। उस समय काकतीय वंश का शासन था, शासक था प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव कहा जाता है कि दोस्तों मलिक कफूर को पराजित कर देता है। क्या कहा जाता है? कि मलिक कफूर को एक तरह से निर्णायक तो युद्ध साबित नहीं हुआ था, युद्ध के एक संधि के रूप में परिणाम लिख लेते हैं कि मलिक कफूर जीत जाता है। इसमें मलिक कफूर नहीं जीतता है, जो दोस्तों कह सकते हैं प्रताप रुद्र जीत जाता है। और दोबारा में जब आक्रमण किया जाता है 1309 के बाद 1310 में, 1309 के बाद तब 1310 में आक्रमण किया जाता है मलिक कफूर के द्वारा पुनः। तो क्या होता है? शासक कौन था? प्रताप रुद्र द्वितीय था। प्रताप रुद्र जो प्रथम है, प्रताप रुद्र द्वितीय शासन कर रहा था। और प्रताप रुद्र द्वितीय के शासन काल में, जो कि काकतीय वंश का था, 1310 में मलिक कफूर पुनः आक्रमण करता है और जो राज्य का संपूर्ण धन था, खजाने को लूटता है, जिसके साथ में एक राजा की मूर्ति थी सोने की, उसको लूटता है। बहुत बेशकीमती मूर्ति थी। और कोहिनूर हीरा, जिसका तो नाम तो दोस्तों आपने सुना ही होगा। कोहिनूर हीरे का एक कहें व्यवस्थित इतिहास कहाँ से शुरू होता है? यहीं से शुरू होता है। इसके पहले की जो कहानी है वह काल्पनिक मानी जाती है। मलिक कफूर क्या करता है कि प्रताप रुद्र द्वितीय के शासनकाल में 1310 में पुनः आक्रमण करता है और कोहिनूर हीरे को लेता है। कोहिनूर हीरा प्राप्त करता है और राजा की मूर्ति जो कह सकते हैं कि एक तरह से राजा की मूर्ति जो किसकी थी? सोने की थी, उसको प्राप्त करता है और संपूर्ण खजाने को लूटकर अलाउद्दीन खिलजी को भेंट करता है। माफ करना दोस्तों, बीच में वीडियो कट गई थी, इसलिए दोस्तों वीडियो दोबारा बनाना पड़ रही है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर से। 1309 में वारंगल पर आक्रमण किया, जिसमें प्रताप रुद्रदेव के साथ संधि करनी पड़ती है और प्रताप रुद्रदेव जीत जाते हैं। पुनः मलिक कफूर के द्वारा 1310 में प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को हराया जाता है और कोहिनूर हीरा और राजा की मूर्ति और बहुत सारा धन एकत्रित करके महमूद गजनवी को भेंट करता है। इसके बाद में 1310 में ही द्वार समुद्र पर आक्रमण करता है और द्वार समुद्र पर उस समय जो शासन कर रहा था वंश वह था होयसल वंश। होयसल वंश का शासक था वीर बल्लाल द्वितीय। और इसी के एक वर्ष के बाद में ही पांड्य वंश पर इसने आक्रमण किया और पांड्य वंश जो कि 1311 में आक्रमण किया। अब दोस्तों पांड्य वंश में उस समय चल रहा था उत्तराधिकार का युद्ध। क्या चल रहा था दोस्तों? उस समय उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था पांड्य वंश में, और इसलिए उत्तराधिकार के युद्ध में जो कहा जाता है कि वीर बल्लाल द्वितीय जब आक्रमण किया गया था मलिक कफूर के द्वारा, उस समय वीर बल्लाल जो द्वितीय है वह पांड्य शासकों के उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लेने गया था। तब ही मलिक कफूर ने आक्रमण किया, द्वार समुद्र पर आक्रमण किया। और यहाँ पर दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर दोस्तों वीर बल्लाल सेन को मलिक कफूर के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। यह कह सकते हैं कि एक तरह से वीर बल्लाल सेन हार मान लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? हार
मान लेते हैं। इसके बाद में बीर बल्लाल सेन पर जब आक्रमण किया था या द्वार समुद्र पर 1310 में जब मलिक काफूर ने आक्रमण किया था तो उसकी सहायता किसने की थी? तो उसने सहायता की थी देवगिरी जो शंकर देव थे। शंकर देव की मृत्यु के बाद इसका सेनापति था, एक बहादुर सेनापति था जिसका नाम था दोस्तों, जिसका नाम था पारसदेव। पारसदेव, क्या नाम था? पारसदेव। एग्जाम में दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है, पारसदेव। यकीन मानिए दोस्तों चीजें आपको डिफिकल्ट जरूर लग रही होंगी, क्योंकि मेरी आदत नहीं है मैं आपको पॉइंट्स के रूम में एक दो तीन पॉइंट्स पढ़ा दूं, आपसे कह दूं कि जो खिलजी वंश है वह समाप्त हो गया, लेकिन आपसे एग्जाम में प्रश्न नहीं बने तो क्या फायदा ऐसे पढ़ने से और पढ़ाने से। मैं आपको 1 घंटे की क्लास में महमूद गजनबी जरूर पढ़ाऊंगा। 1 घंटे की क्लास में कह सकते हैं कि खिलजी वंश, सॉरी दोस्तों मैं गलत बोल देता हूं कि 1 घंटे की क्लास में खिलजी वंश आपको मैं जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार पढ़ाऊंगा। जिंदगी में आपको दोबारा कहीं से किसी भी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए और देखिए आपसे क्वेश्चन कितने इजी तरीके से बन रहे हैं। बस यकीन मानिए और थोड़ा भरोसा रखिए कि आप इस वीडियो को एक बार देखिए, दोबारा नोट्स बनाइए और नोट्स को ही बार बार पढ़िए, किसी बुक्स को मत पढ़िए। प्रश्न बनेंगे, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। पारसदेव जो कि है शंकरदेव, शंकरदेव देवगिरी का शासक था। 1313 में जब मलिक काफूर के द्वारा शंकरदेव की हत्या कर दी जाती है तो इसका सेनापति था पारसदेव। पारसदेव मलिक काफूर के साथ मिल जाता है। आगे वाली जो क्षेत्रों को विजिट किया था, विजिट कराने में मलिक काफूर का साथ दिया पारसदेव ने, और पारसदेव के साथ में ही मिलकर मलिक काफूर ने द्वार समुद्र पर आक्रमण किया था और बीर बल्लाल द्वितीय को पराजित किया था। किसके साथ में? पारसदेव के साथ में मिलकर। ठीक है दोस्तों, इतना है। इसके बाद में पांड्यवंश था। पांड्यवंश 1311 में पांड्यवंश आक्रमण किया। इस समय चल रहा था उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार का एक गृह युद्ध चल रहा था इसमें। ठीक है, गृह युद्ध चल रहा था और गृह युद्ध में जो कह सकते हैं कि मलिक काफूर ने बहुत ही दोस्तों यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यूपीएससी में तो शायद 2 बार यह प्रश्न पूछा गया है कि मलिक काफूर ने याद रखिए दोस्तों, पीसीएस में कई बार पूछा गया है और यूपीएससी में पूछा गया है। जब पांड्यवंश में 1311 में आक्रमण किया तो पांड्यवंश में चल रहा था उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार के युद्ध में मलिक काफूर ने पांड्यवंश के किस शासक के पक्ष में वोट दिया था या समर्थन किया था? वह दिया था दोस्तों सुंदर पांड्य के पक्ष में। किसके पक्ष में? सुंदर पांड्य के पक्ष में वोट दिया था। क्या दिया था? वोट। अब में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है किस तरीके से कि पांड्यवंश पर मलिक काफूर ने कब आक्रमण किया था? 1311 में किया था। उस समय उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था तो मलिक काफूर ने किसके पक्ष में वोट दिया था या किसका समर्थन किया था? सुंदर पांड्य का। और उस समय पांड्यवंश का जो शासक था वह शासक कौन था? तो यह पूछा जाता है। तो शासक था दोस्तों था वीर पांड्य। वीर पांड्य याद रखेंगे दोस्तों, शासक वीर पांड्य था, लेकिन मलिक काफूर ने जो वोट दिया था वह सुंदर पांड्य के पक्ष में वोट दिया था। और इसी के साथ में ही पांड्य वंश पे भी खिलजी वंश का अधिकार हो जाता है। और यह दक्षिण भारत के सुदूर दक्षिण भारत की जो विजय की थी वह किसने की थी? मलिक काफूर ने की थी, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति बनकर। यह रही दोस्तों पूरी, यहां तक आपको लिखा है और यहां से मैंने टेबल के रूप में आपको लिखकर आखिर याद कराने की कोशिश की है, क्योंकि आप इसी तरह का जब टेबल बना लेंगे और बार बार पढ़ेंगे इस टेबल को तो यकीन मानिए दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा और क्रम से इन चीजों को आप पूछेगा एग्जाम में व्यवस्थित कीजिए, जो कि कई बार पीसीएस के जब प्रीवियस पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा हाँ किस तरीके से एग्जामिनर पूछता है। तो आपको वाकई में मजा आएगा प्रश्न बनाने में। और फिर आप इस टेबल को और वो उत्तर भारतीय जो राज्यों का विजिट किया है उस टेबल को याद करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा कि हमने किस तरीके से पढ़ा है कि हमसे अब प्रश्न नहीं छूट रहे हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई कुछ आर्थिक नीतियों के बारे में। अब तक हमने क्षेत्रों के विजिट को देखा दोस्तों। मैं पढ़ाने को दोस्तों आपको बहुत जल्दी पढ़ा के चला जाऊं, लेकिन अब क्या फायदा कि आपको याद ना हो। चलिए एक बार फिर से इसको देखते हैं कि आखिर क्या पढ़ा है हमने। देवगिरी पर 3 बार आक्रमण होता है, 1296 में, 1307 में और 1313 में। रामचंद्र शासन कर रहे थे। रामचंद्र करके हैं एलिचपुर प्रांत की आय देना, इसलिए जो मलिक काफूर था वह छोड़ देता है और शंकरदेव 1313 में इसकी हत्या कर दी जाती है। फिर वारंगल पर 1309 में आक्रमण होता है। शासक थे प्रताप रुद्र थे। कौन थे दोस्तों? प्रताप रुद्र, जो कि एक काकतीय वंश के थे। 1310 में पुनः आक्रमण होता है। कोहिनूर हीरा और बहुत सारा धन एकत्रित करके अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर देता है। इसके बाद में द्वार समुद्र पर 1310 में आक्रमण होता है, जो कि होयसल वंश था। यहाँ पर बीर बल्लाल द्वितीय थे, इनको हराया जाता है। किसके साथ?
पारस देव के साथ, जो कि किसका, शंकर देव का सेनापति था। इसके बाद में दोस्तों होता है पांड्य वंश। पांड्य वंश पर 1311 में आक्रमण किया जाता है और यहाँ पे जो शासन कर रहा था शासक वीर पांड्य था। वीर पांड्य था। उत्तराधिकार के युद्ध में मलिक कफूर ने सुंदर पांड्य का पक्ष लिया था। अब दोस्तों देखते हैं कुछ आर्थिक नीति, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आर्थिक नीति में बात करते हैं अगर हम, आर्थिक नीति की जानकारी अलाउद्दीन खिलजी के किस पुस्तक से होती है, तो तारीख फिरोजशाही से होती है। किससे, तारीख फिरोजशाही, जो कि जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा लिखी गई है। जियाउद्दीन वर्नी, आप चाहें तो केवल वर्नी याद रख सकते हैं, यही पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो किससे प्राप्त होती है, तारीख फिरोजशाही से प्राप्त होती है, जो कि जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा लिखी गई है। वर्नी किसके दरबार में थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। वो सब आगे हम देखेंगे। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कृषि नीति भी प्रारंभ की गई थी। क्या दोस्तों, कि अलाउद्दीन खिलजी को ही अपने कुछ प्रमुख कार्यों के लिए भी जाना जाता है। तो दक्षिण विजय के लिए जाना जाता है और उसके द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली, कृषि नीति, इनके लिए भी जाना जाता है। अब दोस्तों कृषि नीति की अगर बात करें तो भूमि की पैमाइश कराई। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने भूमि की पैमाइश कराई या भूमि को नापने की व्यवस्था शुरू की, वह कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने गज का प्रयोग करके, किसका दोस्तों, गज का प्रयोग करके, एग्जाम में पूछा गया है कि किसका उपयोग किया जाता था, गज का। गज का उपयोग करके 60 वर्ग गज का एक बीघा होता था। उस समय पर क्या होता, 60 वर्ग गज का एक बीघा होता था। बीघा को फिर विश्व में बांटा जाता था। तो भूमि की पैमाइश सर्वप्रथम किसने कराई, अलाउद्दीन खिलजी ने कराई। और भूमि की पैमाइश कराकर, यानी कि नाप तौल कराकर उससे वसूलना शुरू किया टैक्स। टैक्स में एक होता था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, टैक्स में एक होता था दोस्तों मसाहत, एक होता था खराज। मसाहत जो होता था वह पैसे के रूप में, यानी कि नगद लिए जाने वाला एक भू राजस्व था। क्या था दोस्तों, नगद लिए जाने वाला भू राजस्व था। और जो खराज होता था वह उपज का 50% लिया जाता था और जो सो खाद्यान्न के रूप में लिया जाता था, खाद्यान्न के रूप में लिया खा जाता था। और टैक्स में ही दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 2 नए टैक्स भी लगाए गए थे, जिसमें एक होता था दोस्तों घड़ी कर और एक चराई कर। इसको दोस्तों मैं अब मिटा रहा हूं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 2 नए टैक्स लगाए गए थे। 2 नए टैक्स लगाए गए थे, जिसमें एक आ जाता है घड़ी कर जो कि मकानों पर लगाया जाता था। एक आ जाता था दोस्तों चराई कर जो कि पशु चराए जाते थे, उन पर चराई कर लगाया। 2 नए टैक्स अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। इसके बाद में दोस्तों कृषि नीति के व्यवस्थित संचालन के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विभाग बनाया था। कृषि नीति तो बना दी कि इनकी नाप तौल करी जाएगी, टैक्स वसूला जाएगा, मसाहत नगद वसूला जाएगा, खराज 50% उपज का खाद्यान्न के रूप में लिया जाएगा। 2 नए टैक्स लगा दिए, घड़ी कर और चराई कर। इसका आखिर संचालन भी तो करना है, संचालन कौन करेगा, इसके लिए एक विभाग बनाया था। कौन सा, दीवान ए मुस्तखराज विभाग बनाया था। इसका अधिकारी जो होता था वह दोस्तों अधिकारी होता था मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज विभाग बनाया, जिसका अधिकारी होता था मुस्तखराज। और मुस्तखराज क्या करता था, राजस्व को एकत्रित करता था, नाप तोल करता था। कौन करता था, मुस्तखराज करता था। इसके बाद में परंपरागत जो लगान अधिकारी थे, जो परंपरा से लगान का जो अधिकारी एकत्रित करते थे, जिसमें नाम दिया जाता है कि खुद, मुकदम और चौधरी। क्या थे, लगान अधिकारी जो खुद, मुकदम और चौधरी होते थे, जो परंपरागत रूप से लगान को वसूलते आए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था कि लगान का अधिकांश भाग यह जो अधिकारी जो होते थे, खुद, मुकदम और चौधरी, खुद ही अपने पास रख लेते थे, हड़प कर जाते थे और राज्य को कुछ हिस्सा ही प्राप्त होता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इनको हटा ही दिया। इनसे कही अब तुम आम नागरिक हो, लगान हम वसूलेंगे। और लगान हम वसूलेंगे तो इन्होंने परंपरागत लगान अधिकारियों से भी लगान वसूला। किसने, अलाउद्दीन खिलजी से, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे बलाहत कहा जाता था। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि लगान अधिकारियों से जो लगान वसूला गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उसका क्या नाम था, वह था दोस्तों बलाहट। क्या नाम था, बलाहट। कैसे याद रख सकते हैं कि जो लगान अधिकारी थे उनके रूप में यह जो टैक्स था वह बला के रूप में था। वह चाहते थे कि बला, यह जो बला है वह हट जाए, तो क्या था, बलाहट था। इसके बाद में इसके समय में अत्यधिक खालसा भूमि का एकत्रण हुआ था। खालसा भूमि का एकत्रित की गई थी। अब दोस्तों खालसा भूमि क्या होती है, थोड़ा समझ लेते हैं। खालसा भूमि दोस्तों वो होती है जिस पर डायरेक्ट शासक का या राज्य का नियंत्रण होता है, वह होती है खालसा भूमि।
अब क्यों एकत्रित की गई थी? तो दोस्तों पहले क्या होता था कि अगर कोई जैसे कह सकते हैं कि कोई मौलवी है, कोई काजी है, कोई एक धर्म का विद्वान है, कोई शासक है, या फिर कह सकते हैं कोई बड़ा पदाधिकारी है, उनको भूमि दान स्वरूप दे दी गई थी। तो बहुत सारी ऐसी भूमि थी जो अधिकारियों को, मौलवियों को, काजियों को दान के रूप में दी गई थी। तो वह सभी भूमि सभी अधिकारियों से, जितने भी मौलवी थे, सबसे वापस ले दी जाती है और इसी को दोस्तों कहते हैं खालसा भूमि। इसके समय में अत्यधिक खालसा भूमि एकत्रित हुई थी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। खालसा भूमि सब अधिक किसके समय में एकत्रित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अब अलाउद्दीन खिलजी अपने बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए फेमस है। तो आपसे एग्जाम में पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि किसने बाजार नियंत्रण नीति जो है शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। और बाजार नियंत्रण नीति को चलाने के लिए, बाजार नियंत्रण नीति को चलाने के लिए इसने एक विभाग बनाया था, दीवाने रियासत। क्या बनाया था? दीवाने रियासत विभाग बनाया था। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूं और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यह जो अधिकारी है इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। एक विभाग बनाया था, बाजार नियंत्रण नीति जो शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, इसके नियंत्रण के लिए एक विभाग बनाया था, दीवाने रियासत। कौन सा विभाग था? दीवाने रियासत। दीवान ए रियासत। इस विभाग का कार्य दोस्तों क्या होता था? दीवाने रियासत का इसका कार्य होता था बाजार का नियंत्रण करना। क्या करना दोस्तों? बाजार का बाजार पर नियंत्रण, बाजार पर नियंत्रण करना। दीवान ए रियासत जो विभाग बनाया था गया था वह बाजार पर नियंत्रण के लिए बनाया गया था। इसके बाद में पूछा जाता है दीवान रियासत आखिर किस कार्य के लिए बनाया गया था? बाजार पर नियंत्रण के लिए। और बाजार नियंत्रण नीति के लिए पहली बात तो क्या बनाया था? विभाग बनाया था दीवाने रियासत। और एक दूसरा जो पद बनाया था दीवाने रियासत का, दीवाने रियासत में दीवाने रियासत विभाग था, उसका अधिकारी होता था कौन दोस्तों? दीवाने रियासत विभाग में क्या कार्य होता था? बाजार पर नियंत्रण रखना। क्या रखना? बाजार पर नियंत्रण रखना। एक होता था दोस्तों सहनाए मंडी। क्या होता था? सहनाए मंडी। सहनाए मंडी। जो सहनाए मंडी अधिकारी होता था वह बाजार का अधीक्षण करता था। क्या करता था? बाजार का अधीक्षक होता था। सहनाए मंडी अधिकारी जो होता था वह बाजार का अधीक्षक होता था। अगला अधिकारी होता था दोस्तों वरीद। क्या होता था? वरीद। वरीद जो होता था वह क्या होता था? एक तरह से कह सकते हैं कि गुप्तचर होता था। वरीद कहें, गुप्तचर कहें, मुनहियान कहें, यह दोस्तों एक ही नाम है। आपको वरीद और मुनहियान लिख देता हूं मैं। वरीद और मुनहियान। वरीद और मुनहियान जो होते थे एक तरह से गुप्तचर होते थे। क्या होते थे? गुप्तचर, जो बाजार में घूमकर यह देखते थे कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा माप तौल में या किसी भी मूल्य को लेकर कोई हेर बदल तो नहीं की जा रही, यह देखते थे यह। इसके बाद में एक होता था दोस्तों सराय अदल। कौन होता था? सराय अदल। सराय जो अदल होता था वह न्याय अधिकारी होता था। न्याय अधिकारी होता था, जो कि आप देखेंगे हरियाणा पीसीएस का पेपर देखिए, उसमें एग्जैक्ट पूछा गया है सराय अदल। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सराय अदल क्या कार्य करता था? तो न्याय अधिकारी होता था, न्याय व्यवस्था का कार्य करता। इसके बाद में वरीद जो होते थे दोस्तों, वरीद कौन होते थे? गुप्तचर होते थे। वरीद गुप्तचर होते थे और बाजार का जो नियंत्रण करते थे यही करते थे वरीद और मुनहियान। इसके बाद में दोस्तों हमने पदों को देख लिया, हमने विभाग को देख लिया। एक बार फिर से देखते हैं। दीवाने रियासत जो होता था विभाग, वह बाजार पर नियंत्रण करता था। सहनाए मंडी जो अधिकारी होता था बाजार का अधीक्षक होता था। वरीद मुनहियान जो होते थे वह गुप्तचर होते थे। और जो सराय अदल जो होता था वह न्याय अधिकारी होता था। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक मूल नियंत्रण प्रणाली भी शुरू की गई थी। क्या दोस्तों? बाजार नियंत्रण के अंतर्गत बाजार नियंत्रण की जो नीति थी
किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। उसमें विभिन्न पदाधिकारियों को हमने पढ़ा। अब बाजार नियंत्रण में ही मूल नियंत्रण की प्रणाली किसने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की, जिसका होता क्या था कि सभी वस्तुओं की जो बेसिक वस्तुएं थी यूज की, उनका क्या होता था दोस्तों, उसका अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य को निर्धारण कर दिया था। क्योंकि जो सोना होती थी उसको लिमिट भर ही, एक लिमिट के अनुसार ही धन दिया जाता था। अब सेना इतनी वो तो होती नहीं थी धनवान कि बहुत ज्यादा महंगी वस्तुओं को खरीद सके, और जो बेचने वाले होते थे वस्तुओं का मूल्य बढ़ाते जा रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, एक मूल्य नियंत्रण प्रणाली शुरू की, जिसके तहत जो दैनिक यूज की वस्तुएं थी उनके मूल्य को नियंत्रित कर दिया। यानी कि इस सीमा से ज्यादा जो बेचने वाले थे विक्रेता मूल्य को नहीं बढ़ा सकते थे। किसने शुरू की थी? बाजार मूल्य नियंत्रण नीति तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। इसके बाद में एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि सभी को जो बांटा जाएगा सामान्य रूप से बांटा जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। मलिक कबूल को, कफूर नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पे मलिक कबूल है, एग्जाम में पूछा गया है। मलिक कबूल को बाजार का सहना या अधीक्षक, बाजार का सहना या अधीक्षक, अधीक्षक दोस्तों कौन होता था? वह होता था शहनाई मंडी। बाजार का सहना या अधीक्षक किसे बनाया गया था? तो मलिक कबूल को बनाया गया था। किसे? याद, अब कबूल के बाद याद रख सकते हैं। तो मलिक कबूल को सहना या अधीक्षक बनाया गया था। इसके बाद में दोस्तों अब देखते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में साहित्य कौन कौन से विद्वान थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में विद्वान थे अमीर खुसरो। कौन थे दोस्तों? अमीर खुसरो, जिन्हें तूतिए हिंद कहा जाता है, जिन्होंने सितार एवं तबले का आविष्कार किया है। कौन थे विद्वान की? अगर हम दोस्तों बात करते हैं विद्वान पहली बात तो कौन थे? वो थे दोस्तों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बाद में दोस्तों एक आ जाते हैं हसन दहलवी। इसके बाद में एक आ जाते हैं दोस्तों वर्नी, जियाउद्दीन वर्नी। अमीर खुसरो, हसन दहलवी और जियाउद्दीन वर्नी किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। ठीक है। जियाउद्दीन वर्नी ने कौन सी लिखी है? तारीख फिरोजशाही लिखी है, जो कि हमने देखा किसमें आर्थिक नीति की जानकारी प्राप्त होती है। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूतिए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो ने सितार एवं तबले का आविष्कार किया है। सितार एवं तबले का आविष्कार किसने किया है? तो अमीर खुसरो ने ही किया है। इसके बाद में हम दोस्तों साहित्य को देख चुके हैं। अब साहित्य के बाद में हम आते हैं स्थापत्य कला के ऊपर। क्या आते दोस्तों? स्थापत्य कला के ऊपर। स्थापत्य कला में दोस्तों नीचे ही देख लेते हैं स्थापत्य। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां पर भी दिखाई दिल रहा होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मेरी आदत है मैं ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं मैं लास्ट पर ही लिखता हूं। क्यों लिखता हूं? ताकि आप इसके महत्व को समझ सकें। चीजें कहीं भी लिखी हो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जमात खाना मस्जिद, जमात खाना या जमात खाना मस्जिद की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। यह पूर्णतः इस्लामिक शैली में बनी पहली मस्जिद थी। जमेखत खाना मस्जिद जो थी दिल्ली में है, इस्लामिक शैली में बनी पहली मस्जिद, पूर्णतः इस्लामिक शैली में बनी पहली मस्जिद कौन सी थी? जमेखत खाना मस्जिद थी। इस्लामिक शैली का रत्न किसे कहा जाता है? जमेखत खाना मस्जिद को कहा जाता है। अलाई दरवाजा जो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद की स्थापना हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था गुलाम वंश में, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुबुल इस्लाम मस्जिद की स्थापना दिल्ली में की गई थी। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का दरवाजा जो बनवाया था जिसे कहते हैं अलाई दरवाजा दिल्ली में किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। आर से अलाउद्दीन खिलजी, आर से अलाई दरवाजा किसने? घोड़े की नाल के आकार का है। यही भी दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि अलाई दरवाजा कैसा है? कि घोड़े की नाल के आकार में बना हुआ है अलाई दरवाजा। ठीक है दोस्तों, अलाई दरवाजा है, जमेत खाना मस्जिद है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई। इसके बाद में हौज-ए-खास, दिल्ली में हौज-ए-खास, सीरी का किला और हजार खंबा महल किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, जमेत खाना मस्जिद शुद्ध इस्लामी शैली का सबसे बेहतरीन नमूना जो है जमेत खाना मस्जिद है। इसके बाद में अलाई दरवाजे की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। हौज-ए-खास सीरी के किले की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। हजार खंबा महल की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी।
1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद जो तुर्कीय शासक थे, तुर्कीय शासकों ने अलाउद्दीन के जितने भी पुत्र थे, कहा जाता है कि 4 पुत्रों को तो ग्वालियर भेजकर उनकी वो आंखें निकलवा ली गई थी। 4 पुत्रों को ग्वालियर में आंखें निकलवा ली गई और जो अन्य पुत्र थे उनको भी किसी तरह कारणवश किसी तरह घेर के उनको मौत के घाट उतार दिया गया। अब तुर्कीय सरदारों का शासन हो चुका था, जिसमें 2 पॉइंट दोस्तों जो यहाँ पर छूट गए थे मैंने लिखे हैं कि रक्त एवं तलवार की नीति मंगोलों के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। इसकी दोस्तों रक्त एवं तलवार की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने किसके विरुद्ध? मंगोलों के विरुद्ध अपनाई थी। और लूट एवं खम्स में अलाउद्दीन खिलजी ने जो राजा का हिस्सा 1/4 होता था, यानी कि जो 25% होता था, उसे बढ़ाकर 3/4 यानी कि 75% कर दिया था। लूट एवं खम्स के माल में अलाउद्दीन खिलजी ने 25% की जगह राजा का हिस्सा 75% कर दिया था। यह भी दोस्तों पॉइंट पूछा जाता है, मैंने लिख दिया है। अब जब 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, उसके सभी पुत्रों की आंखें निकलवा दी जाती हैं और बहुत से पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आखिर शासक बनता है तो 1316 में शासक बनता है शिहाबुद्दीन उमर। हालांकि इससे पहले खिज़्र खां कुछ समय के लिए शासक बना था, लेकिन वो दोस्तों अल्पवयस्क था, उसका कोई महत्व नहीं है, ना ही उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाद तीसरा शासक बनता है शिहाबुद्दीन उमर दोस्तों मलिक कफूर के संरक्षण में, किसके दोस्तों? मलिक कफूर के संरक्षण में शासक बनता है 1316 में। कौन दोस्तों? शिहाबुद्दीन उमर। और मलिक कफूर की हत्या मुबारक खां के द्वारा, किसके द्वारा? मुबारक खां के द्वारा कर दी जाती है और मुबारक खां खुद शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बन जाता है और कुछ समय के लिए संरक्षक रहता है। अब देख सकते हैं कि ये सभी घटनाएं 1 वर्ष के अंदर ही घट रही हैं। शिहाबुद्दीन उमर 1316 में शासक बना, संरक्षक मलिक कफूर बनता है, मलिक कफूर की हत्या मुबारक खां कर देता है और शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक खुद बन जाता है। कुछ समय संरक्षक रहता है और जैसे ही देखता है कि सत्ता कमजोर हुई, फिर मुबारक खां खुद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है और 1316 से लेकर 1320 तक शासन करता है। और ज़ियाउद्दीन बर्नी इसके बारे में लिखता है कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह इतना दोस्तों मंदबुद्धि शासक था कि कभी कभी भरे दरबार में यह बिना वस्त्रों के नाचने लगता था, आ जाता था। यह दोस्तों कह सकते हैं कि स्त्रियों में जो नारियां थी उनमें ज्यादातर अपना समय व्यतीत करता था। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि कभी कभी बड़े दरबार में यह निर्वस्त्र होकर आ जाता था। उपाधि इसने जो 2-3 धारण की थी वह दोस्तों अल इमाम और उल इमाम की उपाधि धारण की थी। कौन सी दोस्तों? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है, एक बार याद रखेंगे कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने उपाधि धारण की है अल इमाम और उल इमाम की उपाधि धारण की है। इसके बाद में दोस्तों शासक बनता है कुछ समय के लिए, क्योंकि 1320 तक यह रहता है। कुछ समय के लिए शासक बनता है नसीरुद्दीन खुसरो खां। कौन दोस्तों? नसीरुद्दीन खुसरो खां शासक बनता है। और नसीरुद्दीन खुसरो के शाह के बारे में दोस्तों 2 पॉइंट पूछे जाते हैं कि इसने खुद को जो उपाधि धारण की थी, यह कहा था कि पैगंबर का सेनापति किसने खुद को कहा? तो नसीरुद्दीन खुसरो खां ने कहा। तो और इसके जो विरोधी थे, इसके विरोधियों ने एक नारा दिया, इस्लाम खतरे में और इस्लाम का शत्रु। क्या दोस्तों? इस्लाम का शत्रु नारा दिया। कौन सा दोस्तों? कि नसीरुद्दीन खुसरो खां 1320 में शासक बना, उपाधि पैगंबर का सेनापति धारण की और इसके विरोधियों ने नारा दिया इस्लाम खतरे में या इस्लाम का शत्रु का नारा दिया। यह रहा दोस्तों आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने खिलजी वंश के जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे दोस्तों मोर देन सभी को दोस्तों हमने कवर किया। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।